नमस्कार दोस्तों, मैं शिशिर शर्मा दीप एक्सप्रेस न्यूज अंबाला की तरफ से आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम रूबरू में हम आपसे एक बाकमाल कलाकार, एक बाकमाल गायिका को रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कि किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आइए उनसे मिलते हैं। आदरणीय मैडम मंजू अरोड़ा जी, मैडम मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। दीप एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों की तरफ से, दीप एक्सप्रेस न्यूज की सभी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। मैडम, हमारा ये कार्यक्रम रूबरू है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न क्षेत्रों में जो भी बाकमाल कलाकार हैं, या जो भी सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हैं, या जो भी राजनीतिक संगठन से जुड़े लोग हैं, उनको इस रूबरू कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं और उनकी जीवन यात्रा के बारे में, उनकी संघर्ष यात्रा के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। आज हम आपकी संगीत यात्रा के लिए हमने आपको यहाँ निमंत्रण दिया है, तो आइए शुरुआत करते हैं। मैडम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि जो आपकी ये संगीत यात्रा है वो कहाँ से और कैसे शुरू हुई? क्या आपकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि है संगीत में? ये आप हमें सभी दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले सभी का शुक्रिया, सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम में अपने गुरुजी को शत शत नमन करती हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की ही आशीर्वाद से हूँ। बिना गुरु कहते हैं ज्ञान नहीं मिलता। उसी प्रकार मेरे गुरुजी हैं पंडित गणेश प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया, अपने बच्चों की तरह संगीत शिक्षा दी, और आज मैं इस के काबिल हुई। तो मैं अपनी संगीत की शिक्षा बचपन से ही, मुझे बहुत संगीत का शौक़ था और मैं एक साधारण परिवार से संबंध रखती हूँ, बहुत छोटे से परिवार से हूँ। और स्कूलिंग मेरी पंजाब में मोरिंडा से हुई। एक छोटा सा शहर है रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, मोरिंडा, जहाँ से मैंने स्कूल की शिक्षा हासिल की। उसके बाद मुझे गाने का बहुत शौक़ था और कक्षा आई थिंक मुझे याद है कि चौथी क्लास में मैंने अपना गायन शुरू किया था। और सबसे पहले मैंने भगवान के भजन से ही शुरू किया था, और मेरा पहला भजन था यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर ये भजन आप दो पंक्तियाँ हमारे व्यूअर्स के लिए, हाँ जी, और आपके चाहने वालों के लिए अगर कह दें तो शुरुआत भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा के नाम से इस कार्यक्रम का शुरुआत हो जाएगा। तो आइए। जी ज़रूर। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत बहुत बढ़िया मंजू जी। जो हम कहते हैं कि जो भी कार्य, जैसे आपने अभी कहा कि भजन से ही मैंने शुरुआत की, तो जो भी कार्य परमात्मा का नाम लेकर शुरुआत करते हैं वो तो निश्चय ही उसका भविष्य अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने अपने बचपन के बारे में बताया कि आपने संगीत यात्रा स्कूल में की, तो क्या आपका कोई ऐसा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है संगीत में, या आपने अपने परिवार में आप पहले ही हो जिसने संगीत यात्रा में कदम रखा? मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ, और मेरे से जो बड़े भैया हैं वो भी थोड़ा बहुत गाते हैं, उनको भी गाने का शौक़ था। और वैसे तो कहा जाता है कि संगीत भगवान की देन होता है, तो मेरे भैया भी गाते हैं। आजकल वो मंडी गोविंद में रहते हैं, यशपाल छाबड़ा जी, तो उनको भी गाने का शौक़ था। और ऐसी ही भगवान की देन मुझे भी, उस परिवार में से दो लोगों को, जैसे कहते हैं ना भगवान की किसी को देन होती है, ऐसे था। मुझे बचपन से बहुत शौक़ था कि मैंने संगीत में कुछ करना है, बहुत शौक़ था, बट कुछ इस तरह के साधन नहीं थे कि इंसान कैसे आगे बढ़े। सिंपल 10वीं की,
उसके बाद बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह वहाँ कॉलेज है, वहाँ पे मैंने स्टडी की बिना म्यूज़िक सब्जेक्ट लिए। सब्जेक्ट अच्छा। नहीं था वहाँ पे, अच्छा। क्योंकि साधन ही नहीं थे उस जी टाइम। जी। तो मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई मेरी ख़त्म हो गई, बट एक माइंड में एक जुनून था कि मैंने संगीत में कुछ करना कुछ ना है। कुछ करना। तो मैंने उसके बाद सोचा कि मैं क्यों ना एक एडिशनल सब्जेक्ट लेकर अपनी म्यूज़िक की पढ़ाई स्टार्ट करूं। तो मैंने अपने बड़े भैया जिनकी मैं बात कर रही हूँ, यशपाल जी, जी। उनके पास मैं गई। वो मंडी गोविंदगढ़ में ही रहते थे उस टाइम। तो वहाँ पे मैंने कॉलेज में एडिशनल किया, अच्छा। 1 साल का कोर्स किया। जी। बीए के मैंने एग्ज़ाम दिए म्यूज़िक के, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। तो मेरी म्यूज़िक में बीए हो गई। जी। तो वो कंप्लीट हुई। तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने म्यूज़िक से कुछ किया, एक जुनून जैसे होता है। तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने म्यूज़िक से कुछ किया। पर धीरे धीरे थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा, मेरी शादी हो गई। अच्छा। शादी हो गई, 91 में मेरी शादी हुई। तो यहाँ जब अम्बाला में आई तो एक माइंड में था कि मैंने कुछ करना है, कुछ करना है, क्योंकि एक लगन थी मुझे संगीत के साथ। बचपन से ही जब लगन थी तो मैं उसको कैसे रोक सकती थी। तो ऐसे ही छोटे से ऐसी मैंने घर में बात की, हस्बैंड से बात की कि मुझे जॉब करनी है। जी। तो कहते एकदम से कैसे जॉब का ख्याल आया, तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं है, जॉब कैसे होगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे जॉब करनी है। तो ऐसे ही किसी स्कूल में बात की तो मेरा उन्होंने बोला कि नहीं, इंटरव्यू भी आज ही दे जाओ आप। मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और मेरी जॉब लग गई। तो मैं उस टाइम सिंपल म्यूज़िक में बीए थी और मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था। उसके बाद मैं प्रिंसिपल मिसेस रैलन का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे लाइफ में, वो मेरे बेस्ट गाइड थे, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि आपने म्यूज़िक में बीए किया है, आपने एमए भी करना है और आपने बीएड भी करना है। बहुत अच्छी। तो मैंने एमए ज्वाइन किया। एमए पार्ट 1 पंडित गणेश प्रसाद शर्मा जी के अंडर मैंने एमए पार्ट 1 किया। उसी दौरान सभी टीचर्स बीएड की तैयारी में लग गए। बीएड के फॉर्म्स निकले तो बीएड की तैयारी में लग गए। तो मुझे भी प्रिंसिपल मैम ने बुलाया कि मंजू अरोड़ा, आप एक काम करो, एमए अभी छोड़ दो, आप पहले बीएड करो। टीचिंग लाइन में बीएड का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनकी बात को माना। तो मैंने एमए पार्ट 1 करके बीच में छोड़ दिया। फिर मैंने एमए पार्ट 2 किया। उसके बाद एमए पार्ट 2 करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट करनी ज़रूरी थी। फिर मैंने एमए पार्ट 2 भी कंप्लीट किया। फिर मेरे को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि इस लड़की ने शादी के बाद भी एमए भी कर लिया, बीएड भी कर लिया और अपनी तरक्की को आगे बढ़ाया। तो ये मेरा बचपन से अब तक का सफ़र था कि जो रैलन मैम की उससे मेरे को प्रेरणा मिली, उनकी बातों से उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुई पंजाब यूनिवर्सिटी से और मैंने बीएड किया। तो मैं म्यूज़िक टीचर के पद पे मैं लगी। यहाँ मंजू मैडम, मैं आपके इस जुनून को मैं सलाम करूँगा, क्योंकि कहते हैं कि जब मन में कुछ ठान लिया जाता है तो फिर कितनी भी दिक्कतें आए, उसको अगर इंसान पूरा करना चाहे तो अपने ध्येय को पूरा कर लेता है। तो जहाँ तक आपकी बातचीत से मैंने समझा, तो क्या जैसे आपने जिक्र किया कि कॉलेज की आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपकी शादी हो गई, तो क्या कॉलेज स्तर पर कोई आपका ऐसा कंपटीशन या कोई ऐसा कार्यक्रम आपको याद आता है कि जो आज तक आपको जिसकी परफॉर्मेंस याद आती हो? जी, कॉलेज टाइम में यूथ फेस्टिवल्स तो आम होते रहते थे, आज भी होते हैं। आज भी। तो कॉलेज टाइम में यूथ फेस्टिवल्स में रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में अनंतपुर साहब जगह है, तो उस टाइम वहाँ पे हुआ था। तो मैंने फोक में पार्टिसिपेट किया, मैंने जनरल सॉन्ग में पार्टिसिपेट किया, मैंने शबद में पार्टिसिपेट किया। मुझे डांस का भी बहुत शौक़ है, तो मैं गिद्दे की भी कैप्टन रही हूँ, तो मैंने गिद्दे में भी पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे प्राइज़ जीते थे उस टाइम 16 आइटम्स मैंने विन की थी। और उस टाइम शादी से पहले मैं छाबड़ा थी, तो ये था कि अब मंजू छाबड़ा आ गई है, अब हमारा कहीं नंबर नहीं लगने वाला। उस टाइम इस तरह का था
कि पंजाबी में मेरा बहुत अच्छा कमांड था। पंजाबी सॉन्ग्स मेरे सब बहुत अप्रिशिएट करते थे कि पंजाबी सॉन्ग बहुत अच्छे गाती है। यहाँ मैं आपको रोकूंगा। हाँ जी। जैसे आपने जिक्र किया कि मुझे फोक का बहुत इंटरेस्ट है, हाँ जी। ये कॉलेज समय में मैंने फोक में पार्टिसिपेट किया, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए अगर कोई आप हरियाणवी, पंजाबी, जो भी आपके मन को अच्छा लगता है वो लोकगीत, जो क्योंकि लोकगीत आजकल बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं, जिनको जी। संरक्षण की बहुत ज़रूरत है। जी जी। तो मैं आपको बधाई भी दूंगा कि आपका फोक के प्रति इंटरेस्ट है। तो अगर कोई ऐसा लोकगीत हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। फोक की बात करें, जी अगर कोई भी इंसान फोक के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो वो उसका संगीत अधूरा है, अधूरा है। क्योंकि बहुत अच्छी कोई बात। भी संगीत है वो फोक से ही शुरू होता है। जी जी। तो मैं ये मानती हूँ कि बाकी संगीत सीखने के साथ साथ फोक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक पंजाबी गाना सुनाती हूँ जो मुझे अपने स्कूल टाइम में बहुत पसंद था। तो एक सीरियल आता होता था, उसके अंदर था ये गाना। चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी, चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी, के तीन रंग 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 दे, के तीन रंग 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 दे जिंद मेरी। चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी, चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी, के तीन रंग 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 दे, के तीन रंग 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 दे जिंद मेरी। मेरे देश दा निशान तिरंगा, कि तीन रंग 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 दे, 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 कि तीन रंग 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 दे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बाकमाल। जैसे आपने लोकगीत का जिक्र किया, क्योंकि लोकगीत जो होते हैं आम जनमानस से जुड़े गीत होते हैं, जो हमारी बिल्कुल सही। जिंदगी से जुड़े होते हैं। जी। क्योंकि जैसे कहते हैं कि सांस के बिना जीवन नहीं है, और मैं तो कहूँगा संगीत जो है लोकगीत के बिना संगीत उसके बिना जीवन अधूरा है। जी जी। तो जैसे आपने अभी गाया पंजाबी, तो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि क्या और भी किसी प्रदेश का, जैसे हरियाणा या पहाड़ या हिमाचल, कोई ऐसा लोकगीत आपके जहन में आ रहा है जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? जी, आप इजाज़त दो तो मैं सभी आज रंग सुना आपका मंच सकती हूँ है, आपको। दी प्रैक्टिस न्यूज़ आपने आपको आज मंच दिया है, अपने मन के भाव आप संपूर्ण रूप से व्यक्त कीजिए। हम जैसे हरियाणा को बिलोंग करते हैं, जी। तो मैं रागनी, मुझे बहुत पसंद है रागनी क्या को गाना, हरियाणा की रागनी। तो मैं एक किस्सा भी सुनाती हूँ। मैं हरियाणा कला परिषद की बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, जिन्होंने मुझे रागनी प्रतियोगिता में मेरे को पार्टिसिपेट करवाया, और मैं वहाँ से 3rd प्राइज़ विन किया 2014 में, और मैंने 21,000 कैश प्राइज़ विन किया था। वही रागनी मैं आज आपको सुनाती हूँ। ओ दादा किसने सरे जिसके पिया हो परे मेरी, चढ़ती जवानी मेरी जीमती मरे, जीमती मरे। ओ दादा किसने सरे जिसके पिया हो परे मेरी, चढ़ती जवानी मेरी जीमती मरे, जीमती मरे। ओ दादा किसने सरे होती समाई कोना, ननदी का भाई कोन्या, वैद डॉक्टर धोरे मेरे, मर्ज की दवाई कोन्या, मर्ज की दवाई कोन्या। मेरी कालजे जख्म से दादा, कालजे जख्म से दादा, रीत भरे मेरी, चढ़ती जवानी मेरी
विरह की बात आपने की जी जी कि उसका जो सजन है वो परदेश में है, कहीं भी है, हाँ जी लेकिन विरह में जो आनंद है, विरह की जो वेदना है, वो संगीत के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से उसको प्रकट किया जा सकता है। मैडम यहाँ से मैं एक बात करूँगा कि जैसे आपने जिक्र किया कि आपने स्कूल किया, उसके बाद कॉलेज किया, फिर आपका जुनून था कि आपने इसमें हायर एजुकेशन की संगीत में, जी। तो अपने कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ पर कार्यरत हैं और आजकल मौजूदा जो इस स्थिति में या मौजूदा जो समय में आप अपने छात्रों को या छात्राओं को किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं? जी, मैं अम्बाला कैंट में एसडी विद्या स्कूल में टीच करती हूँ एज अ म्यूज़िक लेक्चरर। 11th-12th क्लास को पढ़ाती हूँ। देखिए, लॉकडाउन हो रहा है, सभी को पता है। एक बहुत बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। फिर भी हमारा स्कूल सबसे पहले, बाकी स्कूलों से सबसे पहले उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, तो हमने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया और आजकल हम लोग बच्चों को म्यूज़िक की गाइडेंस देते हैं, डांस, वोकल, हम लोग इस तरह से बच्चों को ऑनलाइन सिखाते हैं, बच्चों को वीडियोस बना के भेजते हैं, फिर बच्चे अपनी वीडियोस बना के उसके भेजते हैं कि हमें बोलते हैं कि मैम आप चेक कीजिए हमारी वीडियो कैसी है, हमारा डांस कैसा है, हमारी सिंगिंग कैसी है। तो ये हमारी जो प्रिंसिपल मैम के एफर्ट्स हैं, मिसेस नील इंद्रजीत संधू मैम हैं हमारे प्रिंसिपल, उनके एफर्ट्स हैं, मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के अंडर भी हम लोग ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस देते हैं और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस समय में भी अगर आप इस तरह से अपने छात्र और छात्राओं के साथ जुड़े हैं तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जहाँ तक मैं आपकी प्रोफाइल मैडम पढ़ रहा था तो मुझे उसमें ये भी पढ़ने को मिला कि आपने बॉलीवुड के लिए भी कुछ गीत और संगीत का कार्यक्रम अपना दिया है। हाँ जी, हाँ जी। क्या आपका कार्यक्रम है और कहाँ से आप किस संस्था से जुड़े हो और वो क्या कार्यक्रम रहता है, अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं तो बहुत। हाँ जी, बॉलीवुड सिंगिंग मैंने 2001 में स्टार्ट की। उससे पहले मैं सिंपल फोक गाती थी। बॉलीवुड सिंगिंग जैसे मैंने स्टार्ट की 2001 में चंडीगढ़ में यादगार रफ़ी सोसाइटी है, बीडी शर्मा जी उसका संचालन करते हैं और बहुत अच्छी सोसाइटी है। 85 से वो चल रही है। उसमें कंपटीशन होता है सिंगिंग का, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टिसिपेंट्स को प्राइज़ मिलता है और जब फाइनल रफ़ी अवार्ड नाइट होती है उसमें हर साल बॉलीवुड से कोई ना कोई पर्सनैलिटी आती है और वो प्राइज़ देती है। और 2001 में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने थर्ड प्राइज़ विन किया 2001 में और मुझे अवार्ड देने वाले कौन थे? नौशाद साहब जी। बहुत अच्छी बात, बहुत लोग जिनको देखने के लिए तरसते हैं और मैंने उनके हाथ से अवार्ड लिया। मैं इस चीज़ की भगवान को बहुत बहुत थैंक यू कर रही हूँ इस चीज़ का। और फिर मैंने और मेहनत की 2003 में मैंने रफ़ी अवार्ड विन किया और मुझे उस टाइम जो पर्सनैलिटी आए थे बॉलीवुड से वो थे आशा पारिक जी। उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। मैंने 2003 में रफ़ी अवार्ड विन किया और 2009 में मैंने हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं जो विजेंद्र सिंह जी, उनसे मैंने बेस्ट सिंगर अवार्ड हासिल किया। वो हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं था, वो सुर संगम एक पंचकुला में ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वो चीफ गेस्ट थे जी। तो उनके थ्रू हमें वहाँ से अवार्ड मिला। हाँ जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ मैडम मंजू अरोड़ा जी, जो कि बाकमाल वर्सटाइल, देखिए संगीत में बहुत से लोग जुड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हमें संगीतकार से, ऐसे गायक से, ऐसे वादक से मिलने का मौका मिलता है जो कि बाकमाल होता है, जिसका जो क्षेत्र है वर्सटाइल होता है, जिसका क्षेत्र में इतना फैलाव होता है कि वो कई विधाओं में पारंगत होता है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मैडम मंजू अरोड़ा जी हैं। मैडम, मैं यहाँ आपसे एक बात जानना चाहूँगा जी कि जैसे आपने बॉलीवुड को गाया, लोकगीतों को गाया और उसके अलावा आपने आध्यात्मिक गायन किया जी, तो कहीं ऐसा कोई कार्यक्रम जो राज्य स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा कोई कार्यक्रम आपको याद आता हो कि जिसकी प्रस्तुति आपको जहन में हो जी, ऐसे, इसके बारे में कुछ? मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि इंटरनेशनल गीता जयंती जो साल कुरुक्षेत्र में सेलिब्रेट होती है, हर साल कुरुक्षेत्र में मनाई जाती है, तो मैं लगातार जब से भजन संध्या का कार्यक्रम वहाँ शुरू हुआ है
लगातार उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। मुझे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड वाले बुलाते हैं और मैं भजन संध्या के लिए वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन देती हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत सम्मान की बात है कि वो इंटरनेशनल गीता जयंती होती है जिसमें वो मेरे को बुलाते हैं, मुझे बुलाते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। मैडम, आपने जिक्र किया जैसे गीता जयंती का, हाँ जी। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का भी आपने जिक्र किया। क्या कोई ऐसी हरियाणा की सरकारी संस्था और भी है जिसके तहत आप कहीं कार्यक्रम, जैसे हरियाणा कला परिषद है या कोई और ऐसी संस्था है जिसके आपने लिए कार्य किया हो, या जो आपको जैसे कि कार्यशाला आपने की हो, या कोई ऐसा कोई कार्यक्रम किया हो जो लोकगीत से संबंधित हो, लोक संगीत से संबंधित? हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा कला परिषद के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ और मैं समय समय पे उनका धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों ने हरियाणा के रिचुअल्स, हरियाणा का फोक, भजनों का, जितनी मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं शायद किसी ने नहीं दी। तो हरियाणा कला परिषद के अंडर मैंने भजनों का भी प्रोग्राम किया है। और अभी लास्ट ईयर मैंने हरियाणा कला परिषद के बैनर के अंडर रिचुअल्स का अपने स्कूल में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी। बहुत अच्छा रिस्पांस गया था और इवन कि हरियाणा कला परिषद के जो प्रेसिडेंट थे वो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी कि इतने शॉर्ट टाइम में इतनी अच्छा ऑर्गेनाइज किया और बहुत काबिले तारीफ़ है उन्होंने बोला था। तो हरियाणा कला परिषद से मुझे बहुत कुछ मिला है, सीधी सी बात है। चलिए ठीक है। एक बीच में हमारी बात रही कि जैसे हमने जिक्र किया बॉलीवुड का, हाँ जी, तो मुझे लगता है कि जब आपने भजन गाया है, लोकगीत गाया है, हाँ जी, तो क्यों ना कोई अपना मनपसंद ऐसा अगर जो बॉलीवुड का गीत है अगर हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाएं तो बहुत अच्छा जी लगेगा। ज़रूर। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, न करो मोसेरा, बैया ना धरो, ना धरो, ना धरो ओ बलमा। ढलेगी चुनरिया तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, तन से, तन से, आ आ आ ढलेगी चुनरिया तन से, हंसेंगी रे चूड़ियाँ खन से, हंसेंगी रे चूड़ियाँ खन से, खन से, हंसेंगी रे चूड़ियाँ। मचेगी जनकार, बैया ना धरो ओ बलमा, न करो मोसेरा, बैया ना धरो, ना धरो, ना धरो ओ बलमा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैंने जैसे पहले भी अपने दर्शकों को कहा कि आज हमारे साथ वो कलाकार हैं, वो बाकमाल कलाकार हैं जिनकी प्रतिभा इतनी बाकमाल है, इतनी वर्सटाइल है कि हमें ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम को चलाते ही रहें। लेकिन मैडम, कुछ समय की मर्यादा है, लेकिन मैं यहाँ से एक बात कहना चाहूँगा। जी जी, जैसे आज की पीढ़ी है, अगर हम संगीत के नाते बात करें, संगीत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो उनको, आपको क्या लगता है कि उनको कैसा संगीत और किस तरह का संगीत, और संगीत का जो रियाज या संगीत को जो अपने अगर किसी क्षेत्र में जाना चाहता है कोई छात्र, तो उसके लिए आपके क्या सुझाव हैं और उसको क्या करना चाहिए? जैसे अगर नया कोई अगर ऐसा आया, वो चाहता है कि मैंने संगीत सीखना है, तो उसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। संगीत में सबसे पहले बेसिक क्या है? शास्त्रीय संगीत, जी जी, जिसको मैं बेसिक मानती हूँ और वो है भी है। अगर हर बच्चा शास्त्रीय संगीत से अपनी शुरुआत करे जी तो वो जी, वर्सटाइल सिंगर बन सकता है।
जो इस तरह की सिंगिंग शास्त्रीय संगीत सीखेगा तो वो पंजाबी भी गा सकता है, हिंदी भी गा सकता है, वेस्टर्न भी गा सकता है, हर तरह की सिंगिंग कर सकता है। मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा रास्ता है कि जो बच्चा सिंगिंग में उतरना चाहता है सबसे पहले वो शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण करे। जी हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई भी अगर संगीत, जैसा आपका कहना है कि अगर किसी भी तरह का संगीत में जाना है तो सबसे पहले शास्त्रीय संगीत को सीखना हाँ जी, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं आपसे एक बात और कहूँगा हाँ जी, कि जैसे हमने संगीत का जिक्र किया, हमारे आजकल हम देखते हैं कि संगीत जो है इतना वर्सटाइल हो चुका है। जी जी बिल्कुल। अगर संगीत के माध्यम से बात करें तो पूरे विश्व को अगर एक सूत्र में अगर कोई बांध सकता है वो संगीत है। संगीत है। संगीत की कहते कोई भाषा नहीं होती। अगर हमें कोई ऐसी कंपोजिशन है, अगर वो किसी और भाषा में भी है, लेकिन जब हम उसको सुनते हैं तो हमारे मन को सुकून मिलता है। बहुत बढ़िया। तो संगीत की जो वर्सटैलिटी है या संगीत का जो एक पूरे संसार के साथ जुड़ाव है वो तो बाकमाल है ही। बिल्कुल। यहाँ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके मन में जैसे है कि लोक संगीत, बॉलीवुड संगीत, वैसे तो ये प्रश्न बहुत नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपके दिल के करीब कौन सी विधा है? वो लोक संगीत है, वो शास्त्रीय संगीत है, या वो बॉलीवुड है? आपके दिल के नज़दीक कौन सी विधा है? देखिए, सबसे पहले मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बेसिक, जी, अगर हम ABC सीखेंगे तभी हमें अंग्रेजी आएगी, जी, 1 2 3 सीखेंगे तभी हमें मैथ्स आएगा। जी, तो सबसे पहले बेसिक सीखना, शास्त्रीय संगीत का सीखना बहुत ज़रूरी है। जी, बाकी रही लोक विधा की बात, लोक विधा तो वही बात होती है कि लोगों का संगीत बनाया हुआ लोक संगीत होता है। जी, वो तो फिर जैसे हम एक समुदाय में बैठते हैं, लोक संगीत तो अपने आप आ जाता है। बट शास्त्रीय संगीत का सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कोई भी विद्या संगीत की हम ग्रहण नहीं कर सकते। आपका कहना है कि अगर शास्त्रीय संगीत से किसी की शुरुआत की जाए सीखने की तो बिल्कुल। उसका भविष्य उज्जवल ही होगा। उज्जवल ही उज्जवल है। तो मैम, हम यहाँ आपसे बात करेंगे, जैसे बात आपने की गायकी की, हाँ तो जी, आपने जिक्र किया कि नृत्य में भी आपका जी। इंटरेस्ट है, या नृत्य के क्षेत्र में आपने क्या क्या किया और क्या आगे करना चाहती हैं? जो आपके मन के ऐसे भाव हैं कि नृत्य में आप क्या चाहती हैं, कि कथक नृत्य है या वो लोक नृत्य है या वो शास्त्रीय किसी भी और भी विधा का नृत्य है, तो इसमें आप किस विधा को ज़्यादा उसमें या अपना कार्य करती हैं या कार्य करने की सोच रही हैं? देखिए, नृत्य का नाम आता है तो कोई भी नृत्य हो सारे ही मन को भाते हैं। मैंने शास्त्रीय नृत्य कथक में मैंने सीनियर डिप्लोमा किया हुआ है। और रही फोक की बात, तो फिर बात आती है हरियाणा कला परिषद की। जी, उनके बैनर के अंडर मैंने फोक संगीत अपने बच्चों को सिखाया और मैंने बहुत बड़ी प्राइज़ विन किया। ऐसे ही कल्चर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट रेखा सरीन जी के अंडर, जो यहाँ अम्बाला में YCO हैं, जी, उनके अंडर जब भी टीम लेके गई हूँ, रागनी कंपटीशन में, डांस में भी बहुत बड़ी प्राइज़ जीता है, बहुत बड़ी विन किया है। तो आई थिंक मैं संगीत की कोई और परिभाषा नहीं देती, चाहे वो लोक संगीत हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य हो, चाहे वो लोक नृत्य हो। नृत्य तो नृत्य ही है, जो मन को भाता है वो नृत्य है। जैसे मैं आपने जिक्र किया कि संगीत के बारे में, अब हमारे संगीत में, गायकी में ना जाने कितनी ही विधाएं हैं, कितनी आगे उसमें से लड़ियाँ निकलती हैं। आजकल जो हम एक युवा पीढ़ी में देखते हैं, रुझान देखते हैं, वो रॉक बैंड का रुझान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसको गलत नहीं मानते, क्योंकि संगीत किसी भी तरह से उस संगीत का जो है उसका विस्तार होना चाहिए। जी, लेकिन फिर भी अगर आपको युवा पीढ़ी को अगर कोई सुझाव देना है रॉक बैंड के मद्देनजर, कि उसको देखिए, वो फ्यूजन संगीत होता है, उसमें शास्त्रीय संगीत भी ऐड हो जाता है, उसमें लोक धुनें भी ऐड हो जाती हैं, उसमें सूफियाना संगीत भी ऐड हो जाता है। बिल्कुल। तो आपका इस बारे में क्या मानना है? रॉक संगीत जो आजकल बच्चों की एक सबसे मनपसंद बना हुआ है संगीत, उसमें मेरे ख्याल से बुरी चीज़ नहीं है। क्यों बुरी चीज़ नहीं है? उसी के दौरान आपने जैसे कहा कि शास्त्रीय संगीत भी आ जाता है, जी, जी। लोक संगीत भी आ गया, जी। वेस्टर्न भी आ गया, सूफी भी आ गया। तो उन्होंने तो हर कोने को टच किया ना, जी, हर विधा को उन्होंने ग्रहण किया, सीखा, तभी प्रेजेंटेशन दी। तो मेरे ख्याल से तो संगीत तो किसी तरह का भी हो, चाहे रॉक संगीत हो, जब रॉक संगीत में खड़े होने लायक होंगे, जब सब कुछ सीखेंगे तभी वो खड़े होंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो कोई भी संगीत वो नहीं है। क्योंकि मेरे मन में भी आज ये प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एक विस्तार है जो आपके संगीत का, इसीलिए मेरे मन में प्रश्न जाग रहे हैं कि ये भी पूछ लिया जाए, ये भी पूछ लिया जाए, ताकि जो आने वाली युवा पीढ़ी है,
जो जी। इस संगीत में अपना, जिसको कह लीजिए कि कैरियर बनाना चाहती है, उसको संगीत के हर बिंदु का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यही हमारे इस कार्यक्रम के जो मेन हमारा मकसद है, रूबरू। अगर संगीत से कोई जुड़ा है तो वो संगीत के बारे में हर जानकारी दे। जी, अगर जी। कोई राजनीति से जुड़ा है तो हर एक, जिसको सकारात्मक राजनीति के बारे में बताए। अगर कोई समाज से जुड़ा है तो सकारात्मक सामाजिक पहलू क्या है उसे बताए। जी, जी। यही हमारे दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का जो मेन हमारा मकसद है रूबरू कार्यक्रम का, कि यार किसी ऐसे से रूबरू किया जाए जो वाकई अपनी विधा का ज्ञाता हो। यहाँ मैं आपसे एक बात, क्योंकि समय की मर्यादा है, जी, अब जी। कुछ ही हम अपने कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं। अगर बात की जाए, फिर मैं एक बार आऊँगा जी सरकारों के ऊपर, जी क्योंकि देखिए निजी तौर पर तो हर इंसान, हर संगीत कलाकार कुछ ना कुछ कर रहा है। मौजूदा हालात की बात कर रहा हूँ, जी जी क्योंकि मौजूदा कोरोना महामारी के दौरान में हमारे कितने ही कलाकार भाई ऐसे हैं जो कि अपने काम से बिल्कुल वंचित हो गए हैं, हाँ जी हाँ जी जिनका काम बिल्कुल शून्य हो चुका है। जी। तो इस बारे में आपका क्या है कि कैसे संस्थाओं को आगे आना चाहिए? हमने यहाँ से पहल भी की है, जी। दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल ने पहल की है कि उन कलाकारों के लिए जिनका कार्य कि अपने कला को प्रदर्शन करके ही अपनी जीविका चलाना था, कार्यक्रम करते थे, क्योंकि सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम सारे बंद हैं, बिल्कुल धार्मिक कार्यक्रम सारे बंद हैं, राजनीतिक कार्यक्रम, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कहाँ करें? तो आज उन कलाकारों के समक्ष इतनी दिक्कतें आ रही है इस मौजूदा हालात में, तो आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं कि सरकार को इसके बारे में क्या करना चाहिए, या जो निजी संस्थाएं हैं उनको आगे आकर क्या क्या करना चाहिए, ताकि वो हमारे जो कलाकार भाई हैं उनका जीवन भी बड़ा आसानी से और अच्छे तरीके चल सके? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सबसे पहले हरियाणा सरकार या जोनल सरकार, कोई भी भारत सरकार, जितने भी कलाकार भाई हैं, इस टाइम इस तरह की पोजीशन आ चुकी है कि कलाकार क्या सबका ही प्रॉब्लम है। बट जो कलाकार हैं, जो लोगों को खुश रखते हैं, उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। कुछ मंथली मेहनताना जो होता है, जो मंथली कुछ इनकम सुजेस्ट कर देनी चाहिए कि वो उन कलाकारों को दी जाए, ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सकें। तो ये जितनी भी हमारी लोकल संस्थाएं हैं, ये आगे आएंगी, सरकार तक आवाज़ पहुंचाएंगी, तो ज़रूर सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाएंगी। जी, बहुत आपने अपने विचार रखे। तो अंत में मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपको जो अच्छा लगता है, आपके मन के जो करीब है, चाहे वो लोकगीत है, चाहे वो भजन है, चाहे वो बॉलीवुड है, आप क्या हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में? जी, मेरे को तो हर तरह की विधा पसंद है, हर तरह का फोक पसंद है। तो जैसे मैंने पंजाबी सुनाया, मैंने हरियाणवी सुनाया, तो मैं कुछ पहाड़ी सुनाऊं सर? मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। हाँ जी, हमारे कुछ व्यूज़ हैं ऐसे जो कुछ फरमाइश भी कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं हाँ कि मैम से अभी हमने बॉलीवुड ही नहीं, एक लोकगीत जो है ना पहाड़ का भी और सुनना है, पहाड़ का, हिमाचल का। तो पहले आप बॉलीवुड सुनाइए, उसके बाद पहाड़ का लोकगीत सुनाइए। बॉलीवुड सुनाई पहले मैंने, आप। ठीक है जी। लता जी का गाना है। जी, सॉरी। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजीर उठ कर अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बॉलीवुड। अब आपसे गुजारिश है कि अगर कोई हिमाचल का, क्योंकि हमारे पास हमारे ना जाने कितने ही दर्शक आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे, जी तो जी। एक हिमाचली लोकगीत की फरमाइश हमारे पास है। अगर आप बोलो
जैसे अगर कोई ऐसा कलाकार हमारे साथ बैठा हो तो मन में लालच जागता रहता है जी। कि जैसे आपसे लोकगीत सुना, आपने बॉलीवुड सुनाया, तो कहीं ना कहीं जो मैं अगर निजी तौर पे कहूँ, जो मेरे मन के करीब है, जैसे उसको सूफियाना गायकी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे हम सूफियाना गायकी कहते हैं, सूफी संगीत कहते हाँ जी, हैं, हाँ जी। जो कि परमात्मा से जुड़ा होता है। तो अगर आप इसमें कुछ कहना चाहें या इसमें कुछ गुनगुनाना चाहें जी, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी। सूफियाना संगीत भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा में मीन्स कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी तो मैं एक छोटा सा रंग, जी, कव्वाली स्टाइल है। जी, स्वागत। मैं चाहत से बेगाना था, वाह, मैं अनदेखा एक सपना था। हैरत है दुनिया वालों को, मैं अब क्या हूँ पहले क्या था। याद नबी में जो दिन गुजरा, याद नबी में जो दिन गुजरा, वो दिन सबसे अच्छा है। याद नबी में रात जो गुजरी, उससे बेहतर रात नहीं। याद नबी में जो दिन गुजरा, वो दिन सबसे अच्छा है। याद नबी में जो दिन गुजरा गुजरा, याद नबी में जो दिन गुजरा, वो दिन सबसे अच्छा है। वो दिन सबसे अच्छा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत। मैम आप देखिए कि हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, तो अभी हम आपको जाने नहीं देंगे, जी, क्योंकि अभी ये देखिए कि एक पंजाबी लोकगीत की हमारे पास और फरमाइश है। ठीक है जी। अगर आपको जो भी आपके मन के करीब हो, जो आपको अच्छा लगे। पंजाब में जी, मिर्जा क्या बात। एक बहुत लोकगीत बहुत फेमस है, जी जी, अच्छा सर। और मैं वो मिर्जा सुनाना चाहती हूँ। इरशाद, इरशाद सुनाइए। बई मामी ने छेती बोलदी पैगी पक्की दे कल्याण, मैनू दसनी छेती पक्की है। मैनू दसनी छेती पक्की है, जिथे मिर्जा शेर जवान, मैनू सुपने आंदे चंदड़े। मैनू सुपने आंदे चंदड़े, किते मत सच्चे हो जान, नी तू गई सी डोलाले नू, तेरी कोकी दिसदी शान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका तालियों के साथ स्वागत है। कि देखिए मंजू मैम, आज सही मायने में जो हमारा ये कार्यक्रम है दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का रूबरू, मुझे लगता है कि कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, हर एक कार्यक्रम सफल होता है, जी। लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो यादगार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये यादगार कार्यक्रम में हमारा ये कार्यक्रम रहेगा कि एक मैडम मंजू अरोड़ा आए थे, जिन्होंने इतनी गायकी की विधाएं जानती थी, जिन्होंने लोकगीत को भी निभाया, जिन्होंने बॉलीवुड को भी निभाया, जिन्होंने सूफियाना को भी निभाया। तो हमारी एक मैम प्रथा है हमारी चैनल जी, की जी, तरफ से जी। कि जो भी पहली बार हमारे इस चैनल पे आता है जी। उसका हम आदर सम्मान तो है ही है, हम उसको दे कुछ नहीं सकते, लेकिन हमारा सम्मान है, जी, जी। एक सम्मान के नाते एक प्रतीक है जो हमारे आदरणीय चेयरमैन श्री तेजेंद्र सिंह वाले जी आपको देंगे। नमस्कार। थैंक यू मैडम।
हमारे दर्शकों के लिए लॉकडाउन के बाद हमने ये दोबारा अपना रूबरू प्रोग्राम शुरू किया है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जैसा आपने देखा हमारे मंजू अरोड़ा जो लेक्चरर हैं म्यूज़िक के, उन्होंने अपने बारे बताया कि मरंडा के वो रहने वाले हैं, किस तरह उन्होंने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की, सारा कुछ उन्होंने देखा। मंजू मैडम, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर यूथ फेस्टिवल में मुझे भी जजमेंट पे जाने का मौका मिला, आपके तैयार कराए हुए बच्चे मोस्टली फर्स्ट प्राइज लेकर आते हैं, इसलिए सुशील जी एक बार ताड़ी तो मैडम के लिए होनी चाहिए। और दूसरी बात मैडम, बार बार हमारे व्यूअर्स, जब मैं भी ये प्रोग्राम देख रहा था आपका, उनका ये कहना है कि मैडम ने लोगों की तो फरमाइश, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तो फरमाइश पूरी की है, बहुत कुछ सुनाया है। मैडम को क्या पसंद है, एक ये जरूर वालिया जी मैडम से आप पूछना, और वो 2 लाइनें जरूर सुनना लास्ट में। जी जरूर जरूर सुनाऊंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्लीज। एक राजस्थान का मांड है, वो मुझे बहुत पसंद है। केसरिया बालमा आवनी पधारो मारे देश देश रे, पधारो मारे देश। आवन जावन कह गए तो कर गया माल अने, गिनता गिनता घिस गई मरे आंगुलियां की रेख, आवानी पैधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश देश रे, पधारो मारे देश। बहुत खूब, बहुत खूब। और मैडम बहुत अच्छा लगा आपका। वैसे मैंने सुना तो था जो स्टूडेंट्स को आप तैयार करवाते हो, लेकिन इस तरह लाइव मैंने भी आपको पहली बार ही सुना। आप तो छुपे रुस्तम निकले मैडम, और इतना बढ़िया गायकी आपने हमारे श्रोताओं को जो देश विदेश में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, लाइक किया। और मैं तो ये कहूँगा सुशील जी, ये तो अम्बाला की कोकिला हैं, बहुत बढ़िया गाती हैं। परमात्मा इनको और लंबी उम्र दे, इसी तरह सेवा करते रहें म्यूज़िक की ये। और मैडम आप हमारे स्टूडियो में आए, हम आपका धन्यवाद भी करते हैं, और सुशील जी आपका भी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को पता है कि जो रूबरू प्रोग्राम हमने शुरू किया था और अब आगे भी इसको जारी रखेंगे, इसके लिए मैं व्यूअर्स को मालूम ही है कि हमारा कोई ना कोई आर्टिस्ट ही ये प्रोग्राम लेकर आता है, वही हमारे स्टूडियो में पेश करता है। पहले भी कई आर्टिस्ट हमने यहाँ पर बुलाए थे जो किए, और अब ये जिम्मेवारी थोड़ा हमने सुशील जी ने के कंधों पे दी है। सुशील जी इसे और अच्छी तरह निभाएंगे। आज सुशील जी हम आपका आभार भी प्रकट करते हैं कि आप स्टूडियो में आए और आपने मैडम की इंटरव्यू ली और लोगों को इनके रूबरू करवाया। और बहुत जल्द हम नेक्स्ट अपने जो सैटरडे को फिर रूबरू प्रोग्राम लेकर आएंगे, जिसमें सुशील जी फिर आपने प्रोग्राम आप रखेंगे। एक चीज़ अपने दर्शकों को बता दूं कि सितारे कल के की हम बात कर रहे थे, बहुत जल्द हमें पता लगा कि मैडम का बेटा भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उसके बारे जरा बताएंगे आप? मेरा बेटा बचपन में नहीं गाता था, जब उसने चितकारा यूनिवर्सिटी में कॉलेज ज्वाइन किया तो उसको भी कहते ना खून में संगीत होता है, तो वो कहीं ना कहीं से किसी कोने से निकल आता है। तो उसी तरह से उसको पता नहीं कहाँ से वहाँ कॉलेज में प्रेजेंटेशन दी, तो अब उसके टी सीरीज़ में
और बहुत सारे चैनल से 3-4 गाने आ चुके हैं। और आदिल के नाम से है मेरे बेटे का नाम, और अक्सर वो संगीत के लाइन में काम करता रहता है, बहुत एफर्ट्स करता है, बहुत मेहनत करता है। तो अब भी एक नया उसका ट्रैक रेडी हो रहा है। हाँ जी मैडम, बहुत जल्द हम आपके बेटे को स्टूडियो में बुलाएंगे, वो भी अपनी परफॉर्मेंस देगा। और मैडम, मैं अंत में तजिंदर वालिया सभी दीप एक्सप्रेस के व्यूअर्स से की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। और कुछ ही देर में पूरे 5 बजे हमारा दूसरा प्रोग्राम, हमारे जो प्रोग्राम है, हमारे आर्टिस्ट कुछ हैं जिनमें हमारे फोटोग्राफर भाइयों की कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, जो वो हम लेकर आ रहे हैं। अनामिका वो प्रोग्राम आपके सम्मुख लेके आएगी। पूरे 5 बजे हम वो प्रोग्राम शुरू कर देंगे, क्योंकि कुछ इंटरनेट की दिक्कत की वजह से आज हमें शुरू में प्रॉब्लम आई, और बीच में लाइट की आंख मचोली भी चल रही है। वो तो पूरे हरियाणा में ही है, आप देख रहे हो। इस वजह से भी कई बार दिक्कत आ जाती है। हमारे व्यूअर्स हैं, सब समझते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।